हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशरफ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे चिलर का पैरामीटर्स के बारे में कि चिलर का पैरामीटर्स एक्चुअल में कितना होना चाहिए, जिससे हम लोग को कभी भी ट्रबल शूटिंग करने में आसानी हो और कभी भी रीडिंग लेते वक्त अगर कुछ भी पैरामीटर्स अगर ऊपर नीचे हो तो हम लोग को पता चल जाए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है और कहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो आपको हमेशा जो है चिलर पे पीपीएम हो या फिर आपका सीएम वर्क हो, दोनों वर्क में आपको चिलर का पैरामीटर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग चिलर का पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं वो देखने के लिए। वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पैरामीटर्स के बारे में पता चले। तो सबसे पहले आता है चिलर का रेफ्रिजरेंट प्रेशर। तो मोस्टली चिलर में जो है ना वो R134A रेफ्रिजरेंट ही यूज़ होता है। इसका सेक्शन प्रेशर होता है 35 PSI से लेकर के 45 PSI तक, और इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है 100 से लेकर 150 PSI तक। ठीक है, तो इस गैस का मतलब कभी भी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो होता है ना वो टेम्परेचर पे हमेशा काम करता है। याद रखिएगा ये बात, क्योंकि जब भी आपका बाहर का टेम्परेचर आपका अगर बढ़ेगा तो आपका प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ेगा, और बाहर का टेम्परेचर जैसे ही घटेगा वो फिर आपका प्रेशर भी थोड़ा सा घटेगा। यानी कि मान लीजिए कभी बाहर आपका डिस्चार्ज प्रेशर अगर 150 तक 120 तक अगर चल रहा है, अगर कभी गर्मी आ जाए तो उस कंडीशन में वो 120 150 160 चला जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज प्रेशर 200 प्लस अगर चला जाता है तो वो HP से ट्रिप कर जाएगा। और जो सेक्शन प्रेशर होता है वो 20 या 25 से अगर नीचे चला जाएगा तो फिर वो LP से ट्रिप हो जाएगा एज पर सेटिंग। ठीक है, अब इस गैस का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो स्टैंडिंग प्रेशर होता है 85 से लेकर 95 PSI तक। तो स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, जब भी हम लोग का मशीन बंद रहता है ना उस कंडीशन में हम लोग को चेक करते हैं कि उसमें रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना है, तो उस स्टैंडिंग प्रेशर से पता चलता है कौन सा रेफ्रिजरेंट इसमें यूज़ हुआ हुआ है। तो वो भी हम लोग का जब भी गर्मी आता है तो वो भी प्रेशर आपका थोड़ा 110 100 तक आपका कभी कभी दिखा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे चिलर के कंप्रेसर का ऑयल टेम्परेचर के बारे में और कंप्रेसर के ऑयल प्रेशर के बारे में कि एक्चुअल में कितना होना चाहिए ताकि वो कंप्रेसर परफेक्टली चल सके। तो चिलर का कंप्रेसर का ऑयल का टेम्परेचर कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होना चाहिए। तो इस डिग्री को टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कंप्रेसर के अंदर क्रैंकरेस हीटर को इंस्टॉल किया जाता है ताकि हम लोग का जो ऑयल का टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। तो ऑयल का टेम्परेचर 40 डिग्री से अगर नीचे कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग को सेक्शन प्रेशर से जब रेफ्रिजरेंट वापस आता है ना तो वो रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है, जिसके वजह से हम लोग का ऑयल भी ठंडा हो जाएगा। अगर ऑयल ठंडा रहेगा तो हम लोग का जो पिस्टन होता है ना वो स्मूथली चलना बंद कर देगा, यानी कि कंप्रेसर ट्रबल करना चालू कर देगा, डैमेज कर सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। और ऑयल का कंप्रेसर का जो ऑयल प्रेशर होता है वो कंप्रेसर का ऑयल प्रेशर कम से कम मिनिमम जो होता है 35 PSI होना चाहिए। अगर वो उससे नीचे जाएगा ना तो ऑयल प्रेशर स्विच से LP आपका ट्रिप हो जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग को ऑयल सेपरेटर लगा रहता है अलग से, जो कंप्रेसर से जो ऑयल आउट होता है उसको वापस फिर कंप्रेसर में फिल करने का काम करता है। तो दोनों टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्रेसर के सेफ्टी के लिए। अगर मान लीजिए टेम्परेचर क्रैंकरेस हीटर काम नहीं कर रहा है, हम लोग का ऑयल का टेम्परेचर अच्छा से नहीं बन पा रहा, तो उस कंडीशन में हम लोग का कंप्रेसर डैमेज होने का खतरा रहता है। और अगर कंप्रेसर का ऑयल प्रेशर अगर थोड़ा कम हो जाए ना तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर कंप्रेसर में ऑयल नहीं रहेगा, रन हो जाएगा, तो कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रबल करना चालू कर देगा, यानी कि बार बार ओवर हीट होगा और ट्रिप करेगा। अब बात करेंगे हम लोग चिलर का चिल वाटर टेम्परेचर के बारे में। चिलर का चिल वाटर टेम्परेचर जो होता है, चिलर में जो हम लोग सेट पॉइंट सेट करते हैं कि कितना टेम्परेचर हम लोग को पानी का टेम्परेचर कितना बनाना है, यानी कि आउट करना है, वो हम लोग चिलर पे ही सेट पॉइंट कर लेते हैं। बट एज पर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टेम्परेचर को रिक्वायरमेंट किया जाता है, ताकि वहाँ क्या होता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर मान लीजिए चिलर रखा हुआ, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में आपका बहुत डिस्टेंस पे चिलर रखा जाता है, यानी कि 1.5 किलोमीटर के आसपास रखा जाता है, तो उस कंडीशन में वहाँ का सेट पॉइंट टेम्परेचर जो होता है ना बहुत अलग होता है, यानी कि कम होता है, ताकि वो उतने डिस्टेंस तक जब जाए पानी तो उतना जो एनर्जी लॉस होगा उस एनर्जी को वो रिकवर कर सके। यानी कि हम लोग को जो एचयू तक पानी ठंडा जितना पहुंचाना है वहाँ तक उतना डिग्री तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, यानी कि कैलकुलेशन जो होता है उस कैलकुलेशन के हिसाब से सेट पॉइंट किया जाता है। बट चिलर का जो स्टैंडिंग जो टेम्परेचर होता है, यानी कि जो आउट होता है एवापोरेटर में ठंडा होकर के एचयू को जो भेजा जाता है, उसका स्टैंडिंग टेम्परेचर होता है 5 डिग्री to 6 डिग्री। ठीक है, ताकि हम लोग का एचयू तक पहुँचते पहुँचते वो 7 डिग्री 8 डिग्री तक कम से कम पहुँचना चाहिए, तब जा करके वहाँ पे कूलिंग होगा, हम लोग का ग्रिल टेम्परेचर उस कंडीशन पे मिलेगा।
चिलर का इवापोरेटर साइड में जो वाटर इन होता है, यानी कि एचयू के चिल वाटर रिटर्न से जो वापस पानी आ रहा है चिलर के इवापोरेटर साइड पे, तो उसका टेम्परेचर होता है 10 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, यानी कि 10 टू 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बट ये कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग का एज पर सेट पॉइंट, यानी कि वहाँ पे अगर सेट पॉइंट हम लोग का 10 डिग्री है, 12 डिग्री है, 15 डिग्री है, तो उस कंडीशन में भी आपका ये टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम मिलेगा, यानी कि 9 डिग्री तक आपका आ सकता है, 9 डिग्री 8.5 समथिंग आपको मिलेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कंडेंसर वाटर टेम्परेचर के बारे में। तो कंडेंसर वाटर टेम्परेचर पैरामीटर जो होता है वो हम लोग ये जो वाटर कूल्ड चिलर होता है ना उसके लिए लिया जाता है, क्योंकि एयर कूल्ड चिलर में बाय फैन के द्वारा हम लोग को ठंडा किया जाता है, यानी कंडेंसिंग किया जाता है। और जो वाटर कूल्ड चिलर होता है उसमें वाटर के ज़रिए हम लोग का कंडेंसिंग किया जाता है, यानी कि इसके लिए एक अलग से हम लोग का कूलिंग टावर इंस्टॉल होता है, वहाँ से पानी को रिसाइकल करते हैं कंडेंसर में, ताकि हम लोग का कंडेंसिंग आराम से हो सके। तो उसका जो आउट टेम्परेचर होता है, यानी कि कंडेंसर वाटर का जो आउट होता है, जो चिलर से गर्म होकर के पानी वापस कूलिंग टावर में जाता है, उसका टेम्परेचर 34 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और वहाँ से कूलिंग टावर से ठंडा होकर के पानी वापस जब कंडेंसर में इन करता है तो उसका टेम्परेचर होता है 26 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अगर इस बीच में अगर मान लीजिए पानी का टेम्परेचर हम लोग का ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग का एचपी ट्रिप मारने का प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए हम लोग कंडीशन सही से नहीं होगा तो हम लोग का रेफ्रिजरेशन प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। जब रेफ्रिजरेशन प्रेशर बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंप्रेसर बार बार आपका एचपी से ट्रिप होगा। तो इसलिए इस रीडिंग को लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कंडेंसिंग में हम लोग को किसी भी तरीके से अगर पता चलता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग को वाटर टेम्परेचर से पता चलता है कि वाटर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, इसको वजह से हम लोग का एचपी ट्रिप हो रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे एचयू का चिल वाटर टेम्परेचर के बारे में, यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट का चिल वाटर इन कितना होता है और आउट कितना होता है, ठीक है। तो एचयू का जो चिल वाटर होता है वो चिलर में जो पानी ठंडा होकर के एचयू में जो सेंड किया जाता है उसका टेम्परेचर होता है, यानी कि एचयू के में जो इन टेम्परेचर होता है इवेपोरेटर साइड में उसका होता है 7 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस तक। और यहाँ से जब पानी वापस चिलर में जाता है ठंडा होने के लिए गर्म होकर के, उसका टेम्परेचर आउट टेम्परेचर होता है 10 डिग्री से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का चिलर से एचयू तक रिसाइकल होते रहता है, यानी कि चिलर से पानी ठंडा करके एचयू में भेजा जाता है, फिर एचयू से पानी गर्म होकर के फिर वापस चिलर को भेजा जाता है ताकि पानी ठंडा हो जाए, फिर पानी ठंडा करके फिर एचयू में भेजा जाता है, ताकि इस तरीके से रिसाइकल हमेशा चलता रहता है। तो एचयू का जो चिल वाटर टेम्परेचर होता है उसका हम लोग का रीडिंग लेना इसलिए ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए हम लोग का जो चिल वाटर इन हो रहा है एचयू का कूलिंग कॉइल में, वो अगर सही टेम्परेचर ना मिले तो उसके वजह से हम लोग को ग्रिल टेम्परेचर नहीं मिलेगा। अगर ग्रिल टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो हम लोग का रूम कूलिंग सही से नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग का एचयू का जो टेम्परेचर होता है उसको भी हमेशा रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग चिलर तो ठंडा करके मान लीजिए 5 टू 6 डिग्री यहाँ पे भेज रहा है एचयू के साइड में, बट एचयू के साइड में कितने डिग्री टेम्परेचर पहुँच रहा है, अगर वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, यानी कि रास्ते में आपका कहीं पे एनर्जी लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से एचयू के पास आपको टेम्परेचर नहीं मिल रहा, जिससे आपको ग्रिल टेम्परेचर नहीं मिल रहा और रूम का टेम्परेचर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे एचयू यानी एयर हैंडलिंग यूनिट का जो एयर साइकिल टेम्परेचर होता है, यानी कि एयर रिसाइकलिंग होता है ना, जैसे चिलर में हम लोग का 2-3 रिसाइकलिंग होता है, वाटर रिसाइकलिंग हो गया और हम लोग का एयर रिसाइकलिंग हो गया, ठीक है, फिर रेफ्रिजरेशन रिसाइकलिंग हो गया। तो अभी एयर रिसाइकलिंग जो हम लोग का जो एचयू रिसाइकल करता है, यानी कि रूम का टेम्परेचर को एयर को खींच करके ठंडा करके फिर वापस रूम पे थ्रो करना का काम करता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 तरह के रीडिंग लेते हैं हम लोग। एक सबसे पहले ग्रिल टेम्परेचर का रीडिंग लेते हैं, यानी कि जो हम लोग का एचयू जो होता है वो एयर को कूल करके जो ग्रिल से थ्रो करता है, यानी कि जिस रूम पे जा रहे हैं तो वहाँ का ग्रिल टेम्परेचर कितना है वो हम लोग को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो ग्रिल टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगर इतना आपका टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा तो इसमें आपका क्या प्रॉब्लम होगा, मान लीजिए आपका कूलिंग कॉइल में जो चिल वाटर लाइन है, यानी कि चिल वाटर का रिसाइकलिंग है वो सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपको ग्रिल टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, या फिल्टर ब्लॉक है जिसकी वजह से नहीं मिल रहा। अगर मान लीजिए आपका 10 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस अगर नहीं रहेगा ग्रिल टेम्परेचर, तो आपका रूम चिलनेस नहीं हो पाएगा, उस तरीके से मतलब ठंडा नहीं करेगा जैसा होना चाहिए। और इसका जो रिटर्न टेम्परेचर होता है, यानी कि एयर का जो रिटर्न टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बट आपका एज पर सेट पॉइंट, अगर मान लीजिए उस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री किया हुआ है या फिर 15 डिग्री किया हुआ है, तो उतना डिग्री टेम्परेचर आपका रिटर्न लेकर के वो एयर से आपका रिटर्न एयर टेम्परेचर आपका फिर एज पर सेट पॉइंट भी होता है, ठीक है।
तो एयर रिसाइकलिंग में यानी कि एचयू का जो एयर रिसाइकलिंग में हम लोग का जो सप्लाई और रिटर्न दोनों का टेम्परेचर लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि मान लीजिए कभी बहुत जगह पे आपको ऐसा मिलेगा भी कि कोई किसी का रूम का डोर ओपन है या फिर कहीं पे गर्म हवा इन कर रहा है रूम पे, जिसके वजह से हम लोग का जो रिटर्न टेम्परेचर है वो ज़्यादा बन रहा है। तो रिटर्न टेम्परेचर जब ज़्यादा बनेगा, रिटर्न एयर टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग का चिलर जो है पानी को ठंडा कंटिन्यू करता रहेगा। यानी कि हम लोग का जो चिल्ड वाटर रिटर्न जाएगा चिलर पे ठंडा होने के लिए, वो भी गर्म होगा। तो वो अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो चिलर क्या करेगा, पानी को कंटिन्यू ठंडा करना चालू कर देगा। इस तरीके से हम लोग का क्या होगा, एनर्जी लॉस होना चालू होगा। इसीलिए हम लोग का एयर टेम्परेचर भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग बात करेंगे चिलर का, चिल्ड वाटर और कंडेंसर वाटर का पीएच लेवल के बारे में। यानी कि पानी का जो पीएच लेवल होता है वो एक्चुअल में कितना होना चाहिए। तो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो चिल्ड वाटर और कूलिंग टावर, इन दोनों का जो पानी का पीएच लेवल होता है ना, दोनों का पानी का पीएच लेवल 6.5 से लेकर के 8.5 तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा या इससे कम हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में हम लोग को जो पाइप चिल्ड वाटर जो लाइन है ना, उसमें यूज़ होने वाला पाइप को डैमेज करना चालू कर देगा। बहुत सारा हेडर को प्रॉब्लम करेगा, यानी थ्रेड्स ख़राब करेगा, लीकिंग करना बहुत प्रॉब्लम करना चालू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं, ताकि पानी का जो पीएच लेवल है वो अगर बढ़ जाए तो पाइप को डैमेज ना करे और हम लोग का लीकिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा इशू ना हो। तो हम लोग अब बात करेंगे चिलर का वाटर फ्लो प्रेशर के बारे में। चिलर में दो तरह का वाटर फ्लो प्रेशर होता है, चिल्ड वाटर फ्लो प्रेशर एंड कंडेंसर वाटर फ्लो प्रेशर। तो चिल्ड वाटर फ्लो प्रेशर जो होता है 2.4 यूएस गैलन पर टन के हिसाब से होता है, एंड कंडेंसर वाटर फ्लो प्रेशर जो होता है 3 यूएस गैलन पर टन के हिसाब से लिया जाता है। ये यूज़ होता है चिलर की कैपेसिटी के हिसाब से। जिस तरीके से जितना कैपेसिटी का चिलर होगा उसके कैलकुलेशन के हिसाब से कूलिंग टावर भी इंस्टॉल होता है और उसमें पानी यूज़ होता है, ताकि उस हिसाब से उसको कूल करके हम लोग का जो लोड है, लोड कैपेसिटी है, उस तक पहुंचाया जाए। इस पैरामीटर से हम लोग को ये पता चलता है कि चिलर में यानी चिल्ड वाटर लाइन में हम लोग का पानी कितना यूज़ हो रहा है और पानी चिल्ड वाटर लाइन में है भी या नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए कभी चिल्ड वाटर लाइन में पानी नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग का एचयू में पानी सही से नहीं रिसाइकल हो पाएगा, जिससे हम लोग का एचयू कूलिंग नहीं कर पाएगा और हम लोग का जो चिलर है, चिलर का जो इवापोरेटर सेल है वो फटने का डर रहता है अगर पानी का लेवल कम हो जाए तो, ठीक है। तो इससे हम लोग कभी भी हम लोग एक्सपेंशन टैंक क्या करता है, उस पानी को फिल करता है। तो इस पैरामीटर्स का रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग को यूजेस पता चल जाता है कि कितना हम लोग का यूजेस हो रहा है। और मोस्टली चिल्ड वाटर का जो फ़्लो होता है ना, वो बार में भी लिया जाता है। तो उसका जो बार कैपेसिटी होता है, यानी कि 10 बार से 12 बार तक लिया जाता है। 12 बार बहुत मोस्टली जाता है, बट 10 बार हम लोग लेते हैं, ताकि जिससे हम लोग का प्रेशर परफेक्ट बना रहे। तो 10 बार तक हम लोग क्यों लेते हैं कि मान लीजिए अगर चिलर नीचे कहीं लगा हुआ है और बहुत हाइट पे हम लोग का एचयू लगा हुआ है किसी बिल्डिंग पे, तो वहाँ पे पंप क्या करेगा, पानी पहुँचाने के लिए वो लोग को प्रेशर ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम लोग का बार में प्रेशर थोड़ा 10 बार तक लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो में चिलर का पैरामीटर्स के बारे में कुछ हद तक पता चल गया होगा। और अगर कोई चीज़ छूट रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट में आप लोग को रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।